Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Good evening to one and all present here. So this lecture is for standard 9. We are doing science 2 chapter 16 hereditary and variation. Okay? So till then share the link with your friends. Start करूँ मैं? It is a very important chapter. सबको पता है hereditary and variation. और it is something कि अगर आप लोग को explanation ना मिले ना तो I don't think so आप textbook से read करके ये chapter को समझ पाओगे. First of all, which chapter we are doing? Hereditary and variation. Start करने से पहले एक छोटा सा introduction मैं आपको देती हूँ. Okay? एक छोटा सा introduction मैं आपको देती हूँ. That is अभी देखो आप लोग अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो या नहीं. कोई है ऐसा जिसको देख के हम लोग मतलब सब लोग बोलते हैं यार तू तो अपनी मम्मी के जैसे दिखता है या तू तो अपने डैडी के जैसे दिखता है. ऐसे सब लोग बोलते हैं बच्चों को. ठीक है, सब लोग ने सुना है ना ऐसे टर्म्स कि हाँ आप मम्मी के जैसे दिखते हो, आप डैडी के जैसे दिखते हो. मतलब कुछ तो ऐसी चीज है, कैरेक्टरिस्टिक है जो अपने मम्मी से हमें मिले हैं. राइट. देन अगर हम लोग पूरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो उनके यंग वंस उनके एल्डर वंस के जैसे ही दिखते हैं. फॉर एग्जांपल डॉग है तो डॉग ही रिप्रोड्यूस होगा. ठीक है, कैट है तो कैट ही रिप्रोड्यूस होगा. ह्यूमंस है तो ह्यूमंस ही रिप्रोड्यूस करेंगे. एम आई राइट? ह्यूमंस ही रिप्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये सब हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हेरिडिटरी क्या होती है, हेरिडिटरी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं. ठीक है, चाहे वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो भी हो. ठीक है, जो हमको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं. वो वर्ड क्या है? इनहेरिट. ठीक है, तो ये हम लोग किसकी स्टडी में आ जाता है? हेरिडिटरी. ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? अभी तुम लोग एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो, एकदम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते हम लोग. ठीक है, कुछ तो माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस. और वो वेरिएशंस क्यों आते हैं उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग में वेरिएशंस आते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. Chapter 16. Heredity and Variation. Think about it. Do all the boys and girls of your class look alike? Definitely not. Then think about the following characteristics and note similarities and differences. Here are a list of personal characteristics. Describe your own, your grandfather's, grandmother's, father and mother. 1. ओके, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं. Orientation of thumb. कलर ऑफ स्किन. अभी ये सबका अपना अपना डिपेंड है. ठीक है, अभी तुम लोग का कलर ऑफ स्किन क्या है, ग्रैंडफादर का क्या है, ग्रैंडमदर का क्या है, तुम्हारे फादर का क्या है, तुम्हारे मदर का क्या है. तो ये सब जब आप लोग देखोगे ना, हाइट, कलर ऑफ आईज, तो आप लोग को पता चलेगा कि आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो या फिर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर या फादर या मदर से मैच होते हैं. तो वो क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. ओके, अंडरस्टैंडिंग? ओरिएंटेशन ऑफ थंब ऐसे होता है या फिर किसी किसी का ऐसे पीछे भी जाता है, ईयर लोब, ये सब बहुत सारी चीजें अभी हम लोग आगे देखेंगे. And their appearance. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस, मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होते हैं. इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है. हेरिडिटी में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो अपीयर होते हैं नहीं होते हैं. ये सब हम लोग मेंडल के लॉ पे देखेंगे. Law of inheritance. Diseases due to chromosomal aberrations. इसका मतलब क्या होता है? कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जो हमारे डीएनए में चेंजेस की वजह से होती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बेसिक चीज जो मैं अभी आप लोग को बताने वाली हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग को पता है कि हम लोग वी ह्यूमंस और एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये सबको पता है. ठीक है, अब जो सेल होता है, ठीक है, वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सबको पता है. और न्यूक्लियस में एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग लाइफ बोल सकते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ है. क्या है वो? न्यूक्लियस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम लोग की लाइफ कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से हमारे ये जो है आगे बढ़ रही है. ठीक है, हम लोग का एवोल्यूशन हो रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? There is something called as DNA and RNA. सुना है आप लोग ने?
डीएनए एंड आरएनए। तो जब भी हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इंपॉर्टेंट डीएनए एंड आरएनए पढ़ेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? व्हाट इज दैट डीएनए एंड आरएनए? उसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। मेरे पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आए? बिकॉज ऑफ द डीएनए जो इनहेरिट हुआ है, वो डीएनए जो मुझ में आया, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो पहले आपको इनहेरिटेंस में सबसे मेन चीज क्या याद रखनी है, दैट इज डीएनए। Is that understood? No, it is not cancelled. DNA and RNA. Okay? तो inheritance क्या The होता है? branch पहले of देखते हैं। biology which studies the transfer of characteristics of organisms from one generation to the next. ये दिख रहा है, ये जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सब टर्म्स आपको याद करने हैं। देखो ब्रांच, ये पूरा ना एक ब्रांच है, ये जो है ना इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, ये पूरा एक ब्रांच है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में बहुत सारे स्टडीज रहते हैं ना, सेल साइटोलॉजी ये वो, तो ये पूरा एक ब्रांच, इसमें हम लोग पूरा देखते हैं कैसे जेनेटिक्स करके ये ब्रांच को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यस, डीएनए इट इज। Next, and genes in particular is called genetics. जेनेटिक्स। New progeny is formed through the process of reproduction. ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये प्रोसेस तो आप लोग को पता ही है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, एक न्यू ह्यूमन स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ, एक न्यू ह्यूमन जनरेट होता है, रिप्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो कैसा होगा? ठीक है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों का फ्यूजन होगा। दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, एक इससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर बनना, ऐसा पूरा ह्यूमन बनता है। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, नमिता 9th स्टैंडर्ड। डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, Except for a few minor differences, the offspring shows great similarities with parents. Organisms produced by asexual reproduction show minor variations. However, offsprings produced through sexual reproduction show comparatively greater variations. ओके, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड 9th, आर यू हियर? बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, और इससे आपको पूरा जेनेटिक्स समझ में आएगा। दिस इज बेसिक ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ से स्टार्ट होता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले वेयर वी हैव टू गो टू व्हाट, रिप्रोडक्शन। हम लोग ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, सेक्शुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो जब वन पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब एकदम जैसे बोलेंगे ना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया, उसमें होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होता है, कॉपी बनती है। ठीक है, एक है डीएनए है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसका डीएनए, उसकी एग्जैक्ट एक कॉपी बनेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कॉपी है तो उसमें डिफरेंसेस रहेंगे क्या? ज्यादा नहीं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दो पेरेंट्स है। ठीक है, इसमें कोई कॉपी नहीं बनती है, एक डीएनए का स्ट्रैंड इधर से आता है, एक इधर से। ठीक है, और दोनों का फ्यूजन होता है, तो थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स इधर से आते हैं, थोड़े इधर से आते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़े तो चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंपैरेटिवली ग्रेट वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस का मतलब तो मैंने आप लोग को बता दिया है। और इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़े थे, organisms produced by asexual reproduction shows minor variations। उसमें हम लोग को ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखेंगे क्योंकि उसके, अभी यहाँ पे देखो एक ही पेरेंट है, ये हाइड्रा का एग्जांपल है ना, ये एक ही पेरेंट है, इससे दूसरा ऑर्गेनिज्म बना वो डिटैच हो जाता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। ओके ओके, यू आर न्यू हियर, कोई भी लेसन कैंसिल नहीं हुआ है, यस, इसलिए ले रही हूँ। मैथमेटिक्स का भी लेक्चर्स होता है। ओके, इनहेरिटेंस समझा आप लोग को? उससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, सेक्सुअल, एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशंस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। ठीक है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती है। इज दैट अंडरस्टूड? अभी हम लोग एक थोड़ा सा एक्टिविटी देखते हैं। Carefully observe your classmates' Even earlobes. you are new. Irrespective of all of us being humans,
What difference do you notice in our skin color? Some are fair, some are wheatish, while some are dark-skinned. Right? All of you are in standard 9th. Why then are some students tall and some short? Let's find out. है ना? आप लोग में से कोई टॉल होगा, कोई शॉर्ट होगा, जबकि है तो सब 9th स्टैंडर्ड में, राइट? क्यों? ये सब चेंजेस किसकी वजह से आता है? ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी. ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स टॉल होंगे तो हम लोग भी, हमें अगर टॉल के जीन्स है तो हम भी टॉल हो गए. ठीक है, अगर वो लोग शॉर्ट हो गए तो हम भी शॉर्ट हो गए. इज दैट अंडरस्टूड? तो वो कैसे होता है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं. Transfer of characteristics from parents to offspring is called. देखो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. यहाँ पे देखो, इसकी ब्लू कलर्ड आईज है तो ऑफस्प्रिंग की भी ब्लू कलर्ड आईज है, राइट? हेयर कलर भी मैच हो रहा है इनका. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा किससे मैच हो रहे हैं? मम्मी से. Due to heredity that puppies are similar to dogs, squabs are similar to pigeons, and infants are similar to humans. Right? Inherited traits, an expression of traits. How do specific traits or characteristics appear in organisms? अब वो आते कैसे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे ट्रांसफर होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स? दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? लेट्स Though सी. there are many similarities between parents and their offsprings, there are some differences too. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन. दैट These similarities and differences are all the effect of heredity. Let us study the mechanism of heredity. Information necessary for protein synthesis in the cell is stored in DNA. मैंने क्या बोला था आपको ये वर्ड याद रखने के लिए? डीएनए, विच लुक्स समवॉट लाइक दिस. ठीक है, दिख रहा है डीएनए का स्ट्रक्चर. The segment of DNA which contains all the information for synthesis of a particular protein is called a gene for that protein. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेगमेंट है, ये कहाँ से उठाया गया? देखो, डीएनए में से एक पार्ट उठाया गया, दिख रहा है? ये देखो, ये डीएनए में से एक पार्ट यहाँ पे से निकाला, ये अलग सेगमेंट है. ठीक है, ये पूरा समझो टॉलनेस का जीन है. ठीक है, इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? मेरा हाइट डिपेंड करता है. ठीक है, अगर इसमें टॉलनेस का जीन है, ये जो जीन है ना, अगर ये टॉलनेस का है तो मैं क्या रहूंगी? टॉल रहूंगी. अगर ये किसका जीन है? ठीक है, ड्वार्फ का जीन है या फिर शॉर्ट जिसको बोलते हैं, तो मैं कैसी रहूंगी? शॉर्ट रहूंगी. ठीक है, तो एक जीन एक चीज कंट्रोल कर सकता है, या फिर वो टॉलनेस कंट्रोल कर सकता है, या फिर वो मेरा आई कलर कंट्रोल कर सकता है, या फिर वो मेरा हेयर कलर कंट्रोल कर सकता है. ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एक जीन पे रहते हैं. ऐसे बहुत सारे जीन्स दिख रहे हैं आप लोग को. ठीक है, मतलब डीएनए है, एक स्ट्रक्चर है, उसपे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं. एक एक सेगमेंट को एक एक जीन्स बोलते हैं, और एक एक जीन्स पे एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट में, मेरे मम्मी में कैरेक्टरिस्टिक था ब्राउन कलर्ड है. ठीक है, अगर वो जीन का सेगमेंट मेरे में आया है, ओके, एंड देन मेरे भी कैसे कलर रहेंगे? फिर ब्राउन कलर रहेंगे, बिकॉज दैट इज इनहेरिटेड, दैट जीन हैज बीन इनहेरिटेड इन मी. अंडरस्टैंडिंग? तो हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी वो कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन है, वेयर इट इज स्टोर्ड इन जीन्स, एंड वेयर इज दैट जीन? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. तो पहले मैंने वर्ड क्या याद रखने बोला? डीएनए. डीएनए में एक सेगमेंट था जिसका नाम था जीन्स, और जीन्स में रहेंगी कैरेक्टरिस्टिक स्टोर्ड. इज दैट अंडरस्टूड? Replay what? What you want me to repeat? Anything? Are you understanding? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट यस, अभी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो तो एकदम सिंपल चीजें तो नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना स्टैंडर्ड के साथ. ठीक है? Protein is called a gene for that protein. It is necessary to know the relationship of these proteins with the characteristics of organisms. To understand the concept of heredity, let us consider the characteristic plant height. अभी हम लोग ने एक एग्जाम्पल ले लिया, प्लांट हाइट. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? whoever is here, 9th standard students here, कहाँ पे ये वर्ड इंक्रीज? यू वांट टू से इंक्रीज? आयशा, हाय. धनश्री माली, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड. whoever is in 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, बताओ मुझे अंडरस्टैंडिंग, और यू वांट मी टू रिपीट अगेन? ओके, टीचिंग गुड ना? ठीक है, समझ रहे हैं मतलब आपको. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग.
We know, अभी हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट हाइट, देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे जा रहे we हैं। know that there are growth hormones in plants. Increase in height of plants depends upon the quantity of growth hormones. हम लोग में भी ग्रोथ हार्मोन्स है, राइट? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रहेंगे तो हम लोग हाइट ऑब्वियसली ज्यादा ग्रो होंगे, कम रहेंगे तो हम लोग कम ग्रो होंगे, ठीक है? तो ग्रोथ, तो हमारी हाइट किस पे डिपेंड करती है? ग्रोथ हार्मोन पे। तो सेम गोस फॉर प्लांट्स, उन लोग के पास भी ग्रोथ हार्मोन है और उनकी हाइट, वो प्लांट की हाइट किस पे डिपेंड करेंगे? कितना ग्रोथ हार्मोन है, ज्यादा है तो ज्यादा हाइट रहेगी, कम रहेगा तो कम हाइट रहेगी। नेक्स्ट, The quantity of growth hormones produced by a plant depends upon the efficiency of the concerned enzyme. हार्मोन किससे प्रोड्यूस रहेगा? बिकॉज ऑफ दैट एंजाइम। ये सब किस में आता है? Efficient प्रोटीन। enzymes produce a greater quantity of the hormone, due to which the height of the plant increases. However, if the enzymes are less efficient, a smaller quantity of hormone is produced, leading to a stunting of the plant. समझा या फिर ये एक्सप्लेन करूं मैं? ओके, योर नेम इज यासिर। समझा या फिर आई शुड एक्सप्लेन इट अगेन? टेल मी, टेल मी नाइन्थ स्टैंडर्ड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू और यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, गुड। क्या मैंने बोला कि वो जो प्लांट की हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है? ग्रोथ हार्मोन पे, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रहेगा तो प्लांट की हाइट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और वो हार्मोन किस पे डिपेंड करता है? उसके एंजाइम पे। एंजाइम वो हार्मोन को अच्छे से प्रोड्यूस करेगा तो वो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एंजाइम लेस एफिशिएंट है, ठीक से नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा? हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा। तो सब कुछ वो एंजाइम पे डिपेंड है और एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, ठीक है? और उसका ज्यादा प्रोड्यूस होना, कम प्रोड्यूस होना, ये सब किसमें लिखा है? इट इज रिटन ऑन व्हाट? डीएनए का वो जो सेगमेंट बताया था ना, उस पे लिखा है कि हाँ अभी ज्यादा प्रोड्यूस होगा ये वाला हार्मोन, ये वाला हार्मोन ज्यादा है इसमें, तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा? हाइड्रेट रहेगा, या फिर ये ऑर्गेनिज्म शॉर्ट है, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आई नो, बट यू, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स। Chromosomes. The structure in the nucleus of cells that carries the hereditary characteristics is called the chromosome. समझा? ये पूरा सेल, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखेंगे आप लोग को, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, सब कुछ है, पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, क्योंकि हमको पता है हमारी लाइफ किससे चलने वाली है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। फिर वो न्यूक्लियस में ऐसे देखो, ऐसे एक्स शेप क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं आप लोग को? ये क्रोमोसोम्स में हमारी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? It is made up mainly of nucleic acids ये किससे बना है? वही डीएनए। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या है? डीएनए और आरएनए को ही न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। and proteins. During cell division, chromosomes can be clearly seen under the compound microscope. सेल डिवीजन चैप्टर था? Yes, you can watch the recorded class also afterwards, okay? If you have understood before leaving, give it a like, okay? Genes which contain the information about hereditary characteristics in coded form are located on chromosomes. समझा? अभी ये जीन्स जो मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर का, ठीक है? तो ये एक जीन है हेयर कलर का, तो ये किस पे रहेगा? क्रोमोसोम पे रहेगा ये, ठीक है? और वो क्रोमोसोम किस पे है? डीएनए पे। इज दैट अंडरस्टूड? थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। Each species has a specific number of chromosomes. ठीक है? हर स्पीशीज में फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में कितने हैं? 46 है, ठीक है? तो वैसे अलग अलग हर स्पीशीज में रहते हैं। Each chromosome is made up of DNA and it appears dumbbell shaped midway दिख रहा है ना आप लोग को डम्बल शेप? सेल डिवीजन पता है आप लोग को? ये चैप्टर है आप लोग को सेल during डिवीजन। cell division. There is a constricted region on each chromosome. It is called the primary constriction or centromere. ये आपको स्ट्रक्चर के लिए आ सकता है 9th स्टैंडर्ड पीपल, ओके? This divides the chromosome into two parts. Each part is called an arm. ओके, एक क्रोमोसोम है देखो, विच इज समवॉट एक्स शेप, जिसको यहाँ पे डम्बल शेप बोला है। ऐसे सीधा सीधा नहीं है, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब ऐसा दबा हुआ है बीच में से, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं, राइट? और उसकी वजह से क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है? और हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्म बोलेंगे। तो अभी सबसे आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटलीस्ट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा आप लोग को स्टूडेंट्स, ओके?
The centromere has a specific position in each chromosome. ये आपको एक क्वेश्चन आंसर है। अगर सेंट्रोमियर मिडिल में है तो उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे, एकदम ऊपर है तो क्या बोलेंगे, ये सब आप लोग को है। Depending upon this, there are 4 types of chromosomes. Types of chromosomes. Okay, important. Find out number of chromosomes in different organisms. Types of chromosomes can be easily identified during cell division. आपको पता है ये सेल डिवीजन का प्रोसेस हम लोग लिटरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, कैसे सेल डिवाइड होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं और फिर एग्जैक्ट एक सेल का 2 सेल बन जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग ने ऑब्जर्व किया अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इज दैट अंडरस्टूड? 1. Metacentric. जब वो जो सेंट्रोमियर मैंने बताया, मतलब वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन जो था, वो जो दबाव था, अगर वो एकदम एग्जैक्ट मिडिल में है तो हम लोग उसको कौन सा क्रोमोसोम बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। एंड आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, Q&A राउंड में मैं आप लोग को पूछूंगी, यू हैव टू आंसर मी। ठीक है, The centromere is exactly at the midpoint देखो एकदम मिडिल में है सेंट्रोमियर, in this chromosome and फटाफट देखते हैं। और उसको अगर ऐसा इन्वर्ट करेंगे तो क्या कैसे दिखेगा? वो वी शेप दिखेगा। इज दैट अंडरस्टूड? इट विल अपीयर एज वी शेप। नेक्स्ट देते सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट इज सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम लोग इसको ऐसा टिल्ट करेंगे तो वो एल शेप दिखेगा। दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक उससे थोड़ा ऊपर सब मेटासेंट्रिक। ये वी नहीं बन सकता है, ये एल बन सकता है। इज दैट अंडरस्टूड? नेक्स्ट, one arm is slightly शॉर्ट एंड अदर आर्म इज बिगर। एक्रोसेंट्रिक और ज्यादा is ऊपर। near one end of this chromosome, which therefore looks like the English letter J. याद रखना है, दिस इज एक्रोसेंट्रिक। एक आर्म बहुत शॉर्ट रहेगा, दूसरा बहुत टॉल रहेगा। फिर टीलोसेंट्रिक, यहाँ पे एग्जैक्ट एकदम एकदम टॉप पे रहेगा तो वो आई के जैसा दिखेगा। ठीक है, आई विल बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, याद रखो आप लोग ये। ठीक है, Attic cells, chromosomes are in pairs. क्रोमोसोम्स ऐसे अकेले, अभी ये जो आप लोगों ने देखा था ना, ये अकेले, वैसे अकेले नहीं रहते, यूजुअली पेयर्स में रहते। फॉर एग्जांपल फीमेल्स में एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक्स और वाई है, तो पेयर में ही रहते हैं, ये दो दो ही रहते हैं। ओके, If the pair consists of similar chromosomes by shape and organization, they are called homologous chromosomes. अगर दोनों पेयर सेम है तो होमोलॉगस, नहीं रहेंगे तो हेट्रोलॉगस। And if they are not similar, they are called heterologous chromosomes. In case of organisms that reproduce sexually, one of the chromosomal pairs is different from all the others. ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें एक क्रोमोसोम दूसरे से अलग होता है। इन केस ऑफ मेल्स फॉर ह्यूमंस, ठीक है, फीमेल्स में ऐसा नहीं है, वो दोनों होमोलॉगस है। हम लोग के पास फीमेल्स के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है। ओके, तो अभी एक बार यहाँ तक जहाँ तक हम लोग ने अभी पढ़ा, मैं आप लोग को एक बार रिवीजन दे देती हूँ। व्हाट वी हैव लर्न दैट हम लोग हेरिडिटरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो आइदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या फिर एसेक्सुअली। जितने हायर ऑर्गेनिज्म थे वो सब सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसको दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना डीएनए का कॉपी बना के दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन समझा? ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट से आए हैं। जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें 2 इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल, तो जो ऑफस्प्रिंग्स है वो क्या करते हैं, थोड़े मेल के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, थोड़े फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आते हैं? बिकॉज ऑफ व्हाट? समथिंग दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। क्या है इंपॉर्टेंट, याद रखना है, डीएनए। वेयर इज इट प्रेजेंट इन अ सेल? हमारे बॉडी में है, सब जगह है। किधर है? सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि मेरा हाइट क्या है, मेरा कलर क्या है, सब कुछ हर इंफॉर्मेशन उस डीएनए के अंदर स्टोर्ड है। इतना समझा आप लोग को? ठीक है, जब वो डीएनए का एक एक कॉपी ऑफस्प्रिंग में जाता है तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में आना इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या देखा कि अगर एक डॉग है तो वो एग्जैक्ट डॉग के जैसा मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, कैट है तो कैट रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उनमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है,
ये देखा हम लोग ने। देन हम लोग ने हाइट का एग्जाम्पल लेके देखा कि वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग ने क्या बोला था, ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ग्रोथ हार्मोन्स पे। और वो ग्रोथ हार्मोन्स किस पे डिपेंड करते हैं? एंजाइम की एफिशिएंसी। और वो एंजाइम किधर है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर? इन डीएनए। ठीक है, तो वो डीएनए से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये टॉल होने वाला है या शॉर्ट प्लांट होने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा क्रोमोसोम्स। फिर हम लोग ने क्रोमोसोम्स के टाइप्स देखा कैसे थे। सब मेटासेंट्रिक थे। हम लोग ने पहले देखा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैसा है। ऐसा तरह से दो पैरेलल लाइंस है जो कि बीच में से कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। फिर वो सेंट्रोमियर के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो क्रोमोसोम कौन से टाइप का। मेटासेंट्रिक बोलेंगे तो मिडिल में आ जाता है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा ऊपर आ जाता है, एक्रोसेंट्रिक थोड़ा ऊपर, टीलोसेंट्रिक एकदम टॉप पे। तो ऐसे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एग्जैक्ट होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स के लिए। चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही है। ठीक है, अगर वो कोई दूसरा एनिमल है तो उसमें अलग है, उसमें अलग। सबके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग है और फिक्स्ड है। ठीक है, और फिर हम लोग ने देखा कि क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर। क्रोमोसोम्स ऑलवेज अकर इन पेयर। ठीक है, और सारे क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, उसको हम लोग के बॉडी में बहुत सारे हर जगह सेल्स है, राइट। ठीक है, हर सेल्स के क्रोमोसोम्स को हम लोग मतलब ऑटोसोम्स बोलते हैं। और सिर्फ एक रहता है, वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये जितने भी क्रोमोसोम है ये ऑटोसोम्स है। और इसको जो है एक्स और वाई, इसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये एक्स और वाई इज फॉर मेल। और अगर सब मतलब ऐसे अलग अलग है, एक्स अलग है वाई अलग है, दोनों क्रोमोसोम अलग है जो पैर में है, तो इनको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हेटेरो, क्या था वो वर्ड? एक सेकेंड ना। Similar, हेट्रोलॉगस, they यस। are ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है ये। हेट्रोलॉगस। कंटिन्यूसली आई हैव टू स्पीक विदाउट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम देयर। व्हाई सो? 9th स्टैंडर्ड। हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम सब सेम रहेगा तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, Why not responding standard? 9th 8th standard से इतना response, 6th standard से इतना response, 5th standard से इतना response, but 9th standard which is so very important, no response। और सबसे बड़ा सबसे important chapter है आप लोग के लिए ये तो। Then will be the next lecture. I don't know. We will let you know. Just press the bell icon. You will get the notification when will be the next lecture. Okay? सो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, अगर क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्ट मिडिल में होगा तो हम लोग उसको कौन सा टाइप ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे? स्टूडेंट्स, whoever is watching here answer me, okay, so that at least I will understand कि आप लोग को समझ में आ रहा है। Is that understood? Okay, 9th standard, let me know। अगर एकदम सेंटर में है, ओके, तो वो कौन सा टाइप का क्रोमोसोम है? अगर वो जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्ट सेंटर में है तो कौन सा टाइप ऑफ क्रोमोसोम इट इज? टेल मी। यस, राइट भूमिका, इट इज मेटासेंट्रिक। ओके, क्रिटिक नहीं, मेटासेंट्रिक। मतलब समझा आपको ना? ओके, इवन इफ वन स्टूडेंट इज अंडरस्टैंडिंग सब ठीक है। ठीक है, होमोलॉगस हेट्रोलॉगस समझा, अलग अलग रहेंगे तो हेट्रोलॉगस, सेम रहेंगे तो होमोलॉगस। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी बट थोड़ा all the others. आगे जाते। Chromosomes of this different pair are called sex chromosomes or डीएनए के बारे में मैंने deoxyribonucleic acid. डीएनए का फुल फॉर्म आपने पूछा था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? यस, राइट आंसर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसके बारे में देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, DNA. Chromosomes are mainly made up of DNA. This acid was discovered by the Swiss biochemist Friedrich Miescher in 1869 while studying white blood cells. Initially, this acid was reported to be only in the nucleus of cells. पहले हम लोग बोल रहे थे ये जो न्यूक्लिक एसिड है, यस राइट आंसर, जो हम लोग बोल रहे थे न्यूक्लिक एसिड है, पहले हम लोग बोलते थे ये सिर्फ न्यूक्लियस में रहता है इसलिए उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। न्यूक्लियस में रहता है इसलिए उसका नाम न्यूक्लियस एसिड रख दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया। Hence, it was named nucleic acid. However, it was later realized that it is present in other parts of the cell too. Molecules of DNA are present in all organisms, from viruses and कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस जो इतना सा है उसमें से जो हम लोग देख भी नहीं सकते उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है और इतने बड़े ह्यूमन बीइंग में भी डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। इज दैट अंडरस्टूड? 10th का लेक्चर bacteria थर्सडे। to
human beings. These molecules control the functioning, growth, and division, that is reproduction of the cell, and are therefore called master molecules. ठीक है, इतना समझा आप लोग को। अभी एक फैक्ट ऐसे ही बताऊं मैं आप लोग को। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब तक उसमें ये डीएनए नहीं होगा ना, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और रिप्रोड्यूस नहीं करा मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है। अगर एक ऑर्गेनिज्म आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, न्यूली, मतलब मैं अपना ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ। एक ऑर्गेनिज्म न्यू आया, ठीक है, उसमें डीएनए ही नहीं रहेगा, तो वो रिप्रोड्यूस करके दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, ठीक है, और उसकी वो पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। कोई भी चीज को रहने के लिए उसका वो आगे बढ़ना चाहिए ना, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, तो ही जाके वो एक टाइम पे तो मर जाएगा ना, फिर वो रिप्रोड्यूस किया हुआ सेल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, डीएनए इज वेरी नेसेसरी। तो अभी कोई भी सेल मैंने ले लिया जिसमें डीएनए है, ठीक है, तो मैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ। ओके, वो डीएनए की मदद से मैं उसका रिप्रोडक्शन कर सकती हूँ खुद ही, मतलब लेबोरेटरी में भी, लिटरली, ठीक है, क्योंकि वो एक उसमें डीएनए में सारी सेल की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। कुछ और होना हो, डीएनए इज नेसेसरी फॉर व्हाट, रिप्रोडक्शन। इज दैट अंडरस्टूड? ओके आशीष, देन आप वो वहां के लाइव लेक्चर्स अटेंड करो। ओके, यस। तो डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज वो रहेगा तो रिप्रोडक्शन होगा। ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं। Structure of DNA. मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से ज्यादा इम्पोर्टेंट जीन है हम लोग के Each लिए। chromosome is made up of a single DNA molecule. Segments of the DNA molecule are called genes. मैंने बोला ना, डीएनए के सेगमेंट्स पे जीन्स होते हैं, ठीक है, और हर जीन में एक कैरेक्टरिस्टिक स्टोर रहेगा। Due to variety Okay. in the sequence of nucleotides, different kinds of genes are formed. These genes are arranged in a line. Genes control the structure and function of the cells and of the body. Also, they transmit the hereditary characteristics from parents to offspring. देखा आप लोग ने, यहाँ से ये ग्रीन वाला आया था, यहाँ से पिंक, तो वो जो ऑफस्प्रिंग में है वो ग्रीन, आधा पिंक आधा ग्रीन। ओके, Hence, they are said to be the functional units of heredity. That is why many similarities are seen between parents and their offspring. तो हम लोग को एट द एंड समझ गया कि हमारे में और हमारे पेरेंट्स में सिमिलैरिटी इज बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज जीन। ओके, वेयर इज दैट जीन? इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। वेयर इज दैट क्रोमोसोम? क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए है। डीएनए में क्या है? जीन है। समझा? तो एवरीथिंग किसका क्या बोलेंगे, मेन क्या है यहाँ पे? डीएनए। These lines of DNA are called as DNA strands. Yes, right answer. ठीक है? Q&A थोड़ा सा। ओके, ज्यादा वेरिएशंस किसमें? इसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, मेंडल्स लॉ। ठीक है, मेंडल ने कैसे एक फॉर्मूला डिड्यूस किया है। ओके, चलो मुझे बताओ, ज्यादा वेरिएशंस किसमें हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड व्हाई? वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब मैंने आपको समझाया है स्टूडेंट्स। ज्यादा वेरिएशन किसमें होंगे? टेल मी, tell me, is 9th standard here? Just waiting for your answer. किधर है 9th स्टैंडर्ड? ज्यादा वेरिएशंस किसमें हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यस, तो ज्यादा वेरिएशंस हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखेंगे। नो, रॉन्ग आंसर यश। हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस दिखेंगे, मतलब ज्यादा चेंजेस। क्यों? क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, राइट? यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए किधर स्टोर्ड है, कौन से सेल के कौन से पार्ट में इट इज स्टोर्ड? टेल मी। सेल के कौन से ऑर्गेनल में डीएनए इज प्रेजेंट? यस, यू आर राइट।
यस भूमिका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, रीजन समझा ना आप लोग को? सेल के कौन से पार्ट पे डीएनए इज देयर? डीएनए तो हम लोग ने अभी पता करा कि डीएनए की वजह से ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये डीएनए है किधर सेल में, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, ये सेल में है, बट वेयर इन सेल, सेल में किधर है? इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यस, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम में डीएनए है, क्रोमोसोम्स में डीएनए, एंड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जीन्स तो आप लोग को अभी समझा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेंडल ने कैसे हम लोग को हेल्प किया। ठीक है, जस्ट एक बार वीडियो देख लेंगे एंड देन वील एंड द लेक्चर। ओके, वील एंड द लेक्चर, जस्ट 2 minutes. Mendel's principles of heredity. Genetic material is transferred in equal quantity from parents to progeny. ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ज्यादा डैडी के जैसे दिखती हूँ, मतलब क्या डैडी का ज्यादा पार्ट मेरे में आया है या फिर मम्मी का ज्यादा पार्ट आया है, ऐसा नहीं होता है। ओके, इक्वल पार्ट पे इक्वल क्वांटिटी में इनहेरिट होता है। Principles of heredity are based upon this fact. If both the parents make equal contribution to inheritance of characteristics, which characteristics will appear in the progeny? ठीक है, ये क्वेश्चन आया मेंडल के दिमाग में कि अगर मैं बोलती हूँ कि फादर और मदर से इक्वल क्वांटिटी में आया है, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट हुआ है वो इक्वल क्वांटिटी में हुआ है फादर से और मदर से, ठीक है, तो फिर चाइल्ड में इक्वल एग्जैक्ट इसका हाफ और इसका हाफ क्यों नहीं दिखता है? कि मतलब एग्जैक्टली 50% फादर की जैसा 50% मदर की जैसा क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट होते हैं और कोई रिसेसिव होते हैं। तो ये सब वर्ड्स, अभी ये सब टर्म्स आप लोग को समझेंगे, व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव। ओके, Mendel carried out research in this direction and put forth the principles of heredity responsible for such inheritance. The experiments performed by Mendel almost a century ago are quite astonishing. All of Shocking. Mendel's experiments were based upon the visible characteristics. ही सिलेक्टेड पी प्लांट्स का केमिकल बोल रही, साइंटिफिक नेम इज पाइस्टम सैटिवम। ठीक है, तो उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया और फिर उसको मतलब जेनरेशन देखते गए, उसको प्लांट किया अपने, उनका एक चर्च था, चर्च के पीछे गार्डन में उसको प्लांट किया और देख रहे थे कि अगर मैं टॉल प्लांट को क्रॉस करता हूँ एक शॉर्ट प्लांट से तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, अगर टॉल होगा तो क्यों होगा। ठीक है, उसके उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। 46 in parents and 28 there is child. नहीं, ऐसा नहीं है सागर। Of the pea plant or Pisum sativum, these characteristics are as follows. We shall study the following crosses to clearly understand the conclusions of Mendel's experiments. Monohybrid cross. मोनो मतलब वन, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फॉर एग्जांपल टॉलनेस। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमको कैसे प्रोजेनी यानी कैसे जेनरेशन मिलती है। In this experiment, Mendel brought about the cross between two pea plants देखो, एक with टॉल only है, एक one शॉर्ट है। pair of contrasting characters. This type of cross is called a monohybrid cross. एक टाइम पे एक कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करूंगी, फॉर एग्जांपल टॉलनेस, या फिर फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी एक का व्हाइट कलर फ्लावर है, एक का पिंक कलर फ्लावर है, तो देखते हैं अगर मैं दोनों को क्रॉस करूंगी तो ऑफस्प्रिंग में क्या आएगा, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे या पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे। ओके, So as to study the monohybrid ratio, let us consider the characteristic plant height with a pair of contrasting characteristics, tall plant and dwarf plant. ठीक है, दो प्लांट लिया, टॉल और ड्वार्फ, ये इनको हम बोलेंगे पेरेंटल जेनरेशन। क्या बोलेंगे? पेरेंटल जेनरेशन। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे F1 जेनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। ओके, देखते हैं क्या रहेगा। First filial generation, F1. In this experiment, Mendel observed that all plants of first filial generation, F1, were tall. ठीक है, मतलब उसने क्या किया, बेसिकली मेंडल ने क्या किया, एक टॉल पी प्लांट को शॉर्ट पी प्लांट के साथ क्रॉस किया।
ठीक है। अब उनका क्रॉस मतलब क्या, उनके फ्लावर्स मतलब ऐसे रहता है ना, फ्लावर्स में वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा पे वो करके, फिर बाद में वो ओव्यू वो ट्यूब ग्रो होता है, पोलन ट्यूब। आप लोग ने फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स पढ़ा है, फ्लावर में होता है वो, ठीक है, वो आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो वो जब क्रॉस किया ना तो उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे, मतलब जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस हुए थे ना, वो सारे टॉल थे, ठीक है। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, लेट्स सी। But he realized that tall plants of F1 generation were different from the tall plants of P1 generation because parents of F1 tall plants are tall as well as dwarf plants. ठीक है, टॉल थे बट एग्जैक्टली इसके जैसे टॉल नहीं थे। Depending upon observations of F1 generation, Mendel concluded that factors of tall plants are dominant over the factors of dwarf plants. मतलब उसको समझा कि टॉल प्लांट जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक है टॉलनेस का वो डोमिनेंट है डॉर्फनेस पे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी की कलर आईज का कलर है ब्लू और डैडी के आईज का कलर है ब्लैक, अगर आप में ब्लू कलर आया है, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ब्लू कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट था, इसलिए वो आप में इनहेरिट हुआ है। इज दैट अंडरस्टूड? आप में जो कैरेक्टरिस्टिक दिख के आते हैं फादर और मदर के कंपैरिजन में, तो देखना है कौन सा डोमिनेंट है। जो ऑफस्प्रिंग में दिख के आते हैं दैट इज डोमिनेंट, जो नहीं दिख के आते हैं मतलब क्या, वो रिसेसिव है, वो आप में है अंदर बट वो अभी अपीयर नहीं हुए आपके जनरेशन में, मे बी वो आगे वाले आने वाले जनरेशन में अपीयर हो सकते हैं, आपके जीन्स में वो कैरेक्टरिस्टिक है। इज दैट अंडरस्टूड? नाउ लिसन, हम लोग ने एक बेसिक्स देख लिया हेरिडिटरी का, और अभी ये जो आगे का है मेंडल का लॉ, इसको आई हैव टू एक्सप्लेन इट ऑन बोर्ड, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस आई वोंट शो यू दैट क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट एंड देन दैट वो जो क्या बोलते हैं उसको टेबल है, वो जब तक मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी पुनेट स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं, तब तक यू वोंट अंडरस्टैंड, ओके तब तक आप लोग को नहीं समझेगा। फॉर दैट वी विल टेक अनदर लेक्चर जिसमें मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन करूंगी इनहेरिटेंस का। ये हम लोग को बेसिक समझा कि हाँ डीएनए से होता है, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं, ये पढ़ा हम लोग ने। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वी विल डू इट ऑन बोर्ड अनदर लेक्चर में। इज दैट अंडरस्टूड? Okay, before that just give it a like for this lecture before leaving and leave in comment section अगर आपको ऐसा कोई दूसरा chapter explanation के लिए चाहिए तो। Is that understood? Okay. जीन कितने बार बताओगे? जीन इज व्हाट, उसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्टोर है, इट इज प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड दैट डीएनए इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम किधर है? न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। Is that understood? So just before leaving give it a like, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग F1 जनरेशन ये वो सब देखेंगे, मतलब वो क्रॉस कैसे होता है, कैसे उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, एवरीथिंग वी विल सी। बट उससे पहले आप लोग को ये समझना इंपॉर्टेंट है, ओके तो इसलिए मैंने आपको आज का बेसिक्स दे दिया। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ओके बाय बाय। जस्ट बिफोर लीविंग गिव इट अ लाइक, ओके स्टूडेंट्स।